नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। जैसे हम लोगों ने पेटेंट एक्ट पढ़ा था, सेम वैसे ही हम लोग कॉपीराइट एक्ट भी पढ़ेंगे। 2 से 3 पार्ट में आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। कॉपीराइट एक्ट 1957 का ये पार्ट 1 रहने वाला है। आज का हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग आज की अपनी क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रीड कॉपीराइट एक्ट 1957। ये कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, कॉपीराइट रूल्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ कॉपीराइट, क्या इसका मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्लासेस ऑफ कॉपीराइट एंड नॉन कॉपीराइट वर्क, कौन कौन सी क्लासेस होती है कॉपीराइट की, साथ ही साथ नॉन कॉपीराइट वर्क क्या होता है, मतलब किन चीज़ों का हम कॉपीराइट नहीं करा सकते, राइट्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के साथ आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कि अगर किसी ने आपके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, इन्फ्रिंज किया है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन, मतलब कि फेयर तरीके से कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, मतलब क्या क्या इसके जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है उसके किस सेक्शन में ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन की गई है कि क्या एक्सेप्शंस हैं, मतलब इन चीज़ों को छोड़ दें तो हम इनका बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन, मतलब फेयर यूज़ आप कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसमें आपका कॉपीराइट सोसाइटीज़ वगैरह आ जाती, इनका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। और उसके बाद कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे पूरा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में जितना हम मैक्सिमम हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे, और फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक एक्ट के साथ साथ उसके अपने रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रूल्स के बिना जो है एक्ट अधूरा है। एक्ट काम ही नहीं करता जब तक रूल्स नहीं होंगे। तो पेटेंट में भी मैंने आपको बताया था कि पेटेंट्स एक्ट भी था और उसके साथ साथ उसके पेटेंट रूल्स भी थे। तो कॉपीराइट एक्ट जो भारत में जो अभी लागू है, कॉपीराइट एक्ट, वो है कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा कॉपीराइट रूल्स बनाया गया था 1958 में। बट वो बहुत पुराना हो चुका था, आउटडेटेड हो गया था, इसलिए उसको रेगुलर बेसिस पे हम लोगों ने बोला, ज़रूरत लगी, डिमांड लगी कि ये पुराना हो चुका है, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसलिए उसको जो है रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। और अभी जो लागू है वो है कॉपीराइट रूल्स, कॉपीराइट रूल्स 2013। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक्ट का काम क्या होता है। एक्ट बेसिकली आपको बताते हैं कि क्या आपको अधिकार मिलेंगे, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप अपने एंड से मतलब आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या क्या राइट्स मिलेंगे। और जैसे मान लीजिए सपोज आपकी बात हो रही है, कॉपीराइट की बात हो रही है, तो कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, क्या इसका मतलब है। या मान लीजिए इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉपीराइट का कोई इन्फ्रिंज करता है, मतलब कोई उल्लंघन करता है, तो उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, इन सब की बात हम लोग करते हैं एक्ट में। लेकिन जो हमारा रूल्स होते हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि ये कैटेगरी हमने ऐड करी, एक्ट में बोला कि ये कैटेगरी ऐड करनी है, तो उस कैटेगरी को कैसे ऐड करना है, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसकी फ़ीस वगैरह रहेगी, क्या पूरा जो हमारा फॉर्म फाइलिंग का जो तरीका है, किस किस फॉर्मेट में होंगे, ये सब किस में डिफाइन होता है, रूल्स में डिफाइन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक्ट जो है रूल्स के बिना अधूरे हैं। तो एक्ट में बेसिकली बात होती है क्या क्या हमारे राइट्स रहते हैं, क्या क्या उल्लंघन करने पर सज़ा मिल सकती है, क्या क्या नई चीज़ें हम उसमें जोड़ सकते हैं, क्या क्या, मतलब हर एक चीज़ का उसमें तरीका बताया गया, मीनिंग बताई गई, डेफिनेशन बताई गई, और कैसे क्या करना ये बताया गया। लेकिन उसके बाद जो उसका प्रोसेस होता है कि अगर सोसाइटी ऐड कर रहे हैं तो किस तरह से ऐड करी जाएगी, कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, ये सब कुछ डिफाइन होता है कॉपीराइट रूल्स 2013 में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कॉपीराइट एक्ट 1957 में टोटल हमारे 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 14 चैप्टर्स है, और कितने सेक्शंस हैं यहाँ पर, 79। एक्ट में चैप्टर्स होते हैं और सेक्शंस होते हैं, रूल्स में आपके चैप्टर्स होते हैं और साथ ही साथ आपके रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पर रूल्स कितने गिवन है, रूल्स गिवन है 87। ठीक है, और ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो टोटल इसमें 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 6 अमेंडमेंट्स। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 अमेंडमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, 1983, 1984, इसके बाद आपका 1992, इसके बाद है आपका 1994, इसके बाद है आपका 1999, और सबसे लास्ट में है 2012। 2012 जो है ये सबसे लेटेस्ट है। ये किस लिए किया गया, ये सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड थी क्योंकि हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही थी।
इसलिए इसको अमेंडमेंट किया गया और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था 2012। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉपीराइट रूल्स में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस है कि वहाँ पर भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसमें जो आपके अमेंडमेंट हुए हैं टोटल 2 अमेंडमेंट्स। कितने हुए हैं? टोटल 2 अमेंडमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हुए हैं? आपका एक 2016 में हुआ है और उसके बाद 2021 में हुआ है। ध्यान रखिएगा 2016 में और 2021 में। अब मैंने आपको जब पेटेंट एक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कुछ सेक्शंस वहाँ से रिमूव किए गए थे पेटेंट एक्ट से, आपको भी पता होगा। तो ऐसे ही सेम अगर हम इसमें बात करें कॉपीराइट एक्ट में टोटल हमारे सेक्शंस कितने हैं? 79। मैं यहीं पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ओमिटेड सेक्शंस, जो सेक्शंस परमानेंटली हटा दिए गए या रिमूव कर दिए गए। तो ऐसे कौन से? सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस हैं। एक तो है सेक्शन नंबर 25, इसके बाद है सेक्शन नंबर 34A और सेक्शन नंबर 52B। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना समझ के रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो बच्चों के मोस्टली जो डाउट्स रहते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कॉपीराइट एक्ट। और कई बार आपको एग्जामिनर भी आपसे जो एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न जो है आपके मन में रहता है कि एक्ट कहाँ पर आएगा, रूल्स कहाँ पर आएंगे, रूल्स में कितने चैप्टर होते हैं, रूल्स में आपके कितने रूल्स होते हैं, कहाँ पर सेक्शन रिमूव होते हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट होती है, सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपके मन में ना रहे, इसलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको हर एक क्लास के स्टार्टिंग में दे देता हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉपीराइट एक्ट 1957। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कॉपीराइट। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बतानी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पेटेंट पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था हर एक एक्ट में जो भी एक्ट रहते हैं इसमें बेसिकली जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर 1 बोल दीजिए या फिर आपका चैप्टर 2, कभी कभी मोस्टली जो रहता है वो चैप्टर 1 ही रहता है। और इसमें सेक्शन आपका 1 और 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में आप देखिएगा, ये बेसिकली क्या बताते हैं? ये बताते हैं उसकी डेफिनीशन। ठीक है, डेफिनीशन हो गया या मीनिंग हो गया। ठीक, जैसे आपने जब पेटेंट पढ़ा था तो आपने देखा होगा सेक्शन 2 में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन थी, जैसे इन्वेंशन डिफाइन था, पेटेंट वर्ड भी खुद डिफाइन है सेक्शन 2 में। इसके साथ साथ आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन थे उसमें आपने पढ़ा था। साथ ही साथ इन्वेंटिव स्टेप आपने देखा था कहाँ पर डिफाइन है। साथ ही साथ आपका कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ पर डिफाइन है। सो बेसिकली ऐसे कुछ टर्म्स थे जिनकी वहाँ पर डेफिनेशन दी गई थी। और पेटेंट वर्ड ये जो था ये भी आपका सेक्शन 2 में डिफाइन है। ठीक है, सेक्शन 2M, सेक्शन 2M में पेटेंट वर्ड का मतलब भी डिफाइन है। मतलब बेसिकली इनकी डेफिनेशन और मीनिंग दी जाती है। और मोस्टली हर एक्ट में स्टार्टिंग का जो पहला जो चैप्टर रहता है उसमें जो प्रिलिमिनरी चैप्टर रहता है, प्रीलिम्स वाला, उसमें मोस्टली आपकी सब डेफिनेशन और आपकी मीनिंग्स वगैरह डिफाइन की जाती हैं। लेकिन जो कॉपीराइट है इसमें आपके चैप्टर 1 में ना तो सेक्शन 1 में डिफाइन है ना ही सेक्शन 2 में डिफाइन है। ये कहाँ पर डिफाइन है? ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 14 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉपीराइट की। थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मोस्टली बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न ऐसे रहते हैं, डाउट्स रहते हैं और वो रेगुलर पूछते हैं। तो मुझे लगता है जो भी उनके आपके डाउट्स रहते हैं वो मैं अपने हर क्लास में आपके डाउट सॉल्व करता चलूँ। तो यहाँ पर इनका सवाल क्या आता है? वो आता है सर जब चैप्टर जो भी एक्ट रहते हैं उसके चैप्टर्स में पहला चैप्टर या फिर आप दूसरा चैप्टर ले लीजिए, मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिफाइन रहती है डेफिनेशन, बट कॉपीराइट में डिफाइन है सेक्शन नंबर 14 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपीराइट एक अपना वर्ड नहीं है। कॉपीराइट को बोले तो कॉपीराइट इट इज़ अ बंडल ऑफ वर्ड्स। कॉपीराइट जो है ये पूरा का पूरा बंडल है। ठीक है, अब बंडल किसका हो सकता है? ये बंडल बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे आपका लिटरेरी वर्क हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क हो सकता है, म्यूजिकल हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, फिल्म हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हो सकता है। इन तरह के जितने भी जो आपके वर्ड्स रहते हैं इनका बंडल है कॉपीराइट। तो इसलिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो इस तरह के जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं इनका मीनिंग डिफाइन किया गया है, इनका मीनिंग तो वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जो भी आपके इस तरह के जो भी वर्ड है जो मैंने अभी यूज़ किए, लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, इसके अलावा सिनेमाटोग्राफिक हो गया, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, तो ये जितने भी वर्ड्स जो मैंने यूज़ किए इनका मीनिंग डिफाइन है सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन नंबर 2 में। लेकिन जो कॉपीराइट वर्ड इटसेल्फ है ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 14 में, और वहाँ पर क्लियर लिखा है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। तो आई होप अब आपके मन में डाउट नहीं होगा कि ये सेक्शन 1 और 2 में क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि इट इज़ अ बंडल ऑफ मैनी मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स।
क्योंकि ये कॉपीराइट के अंदर ये सारे तरह के हर तरह के वर्क आते हैं। तो जो जो वर्क आते हैं वो सारे वर्क का मतलब सेक्शन 2 में डिफाइन है, उनकी डेफिनेशन उनकी मीनिंग सेक्शन 2 में डिफाइन है। लेकिन जो वो एक वर्ड खुद है आपका कॉपीराइट, उसका मतलब क्या वो एक्चुअली में मीनिंग सेक्शन 14 में डिफाइन है। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट्स रेफर टू द लीगल राइट्स provided by the law to the original creator of the work in the fields of literature and computer software। ठीक है, देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं लीगल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ, कानून के द्वारा आपको एक लीगल राइट्स दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? ओरिजिनल क्रिएटर को। और किस फील्ड में दिए जाते हैं? बोला है कि लिटरेचर या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में हो सकते हैं। अब लिटरेचर में आपके बहुत सारे काम आ जाते हैं, वो भी हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। Copyrights and related rights are one of the categories of IP and governed by the Copyright Act 1957 of India। ये जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था वहाँ पे दो तरह के राइट्स होते हैं। एक होता है कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये कॉपीराइट से रिलेटेड जितनी चीज़ें, और बाकी जो अलग अलग जो दूसरी आपकी IP की कैटेगरीज होती है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, ये सब किस में आ जाती हैं? ये जो हमारा दूसरा राइट था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें। ठीक, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द कॉपीराइट्स ऑफ द क्रिएटर आर लीगली प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो सेक्शन 14 में आपको क्या डिफाइन किया गया है? सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है द कंटेंट वर्क क्रिएटेड बाय द ऑथर कैन नॉट बी यूज्ड और पब्लिश्ड बाय एनीवन विदाउट द ऑथर्स कंसेंट। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें समझिएगा। एक तो ये शब्द है आपका ऑथर और दूसरा है आपका ये वर्क। ठीक, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जो ऑथर जो शब्द आपका गिवन है, ये आपका सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन है। इसका जो मतलब, इसका जो मीनिंग, इसका जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर डिफाइन है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेक्शन नंबर 2D। किसकी बात करी गई है? ऑथर की। सेक्शन नंबर 2D यहाँ पे क्या डिफाइन है? ऑथर। और अगर सेक्शन नंबर 2Z की अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 2Z यहाँ पे क्या डिफाइन है? यहाँ पे डिफाइन है जॉइंट ऑथर। ठीक है, तो हमने ये तो बात कर ली कि हमारा ऑथर जो शब्द है ये डिफाइन कहाँ पर है? सेक्शन 2D में, और जॉइंट ऑथर डिफाइन है सेक्शन नंबर 2Z में। अब हम बात करेंगे ये जो वर्क है ये कहाँ पर डिफाइन है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला जो वर्क होते हैं अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिटरेरी वर्क हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है? लिटरेचर हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म हो सकता है, और साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है। और लिटरेरी में जो लिटरेरी वर्क होता है, इसी में आपका बाद में 2012 में जो आपका कॉपीराइट एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसमें आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी ऐड कर दिए गए थे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और ये डिफाइन है सेक्शन नंबर 2O में। अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको एक चीज़ ये समझिए, इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है। पहली चीज़, कॉपीराइट क्या होता है? एक लीगल राइट होता है जो कि कानून आपको देता है, ओरिजिनल क्रिएटर को देता है। और वो किन फील्ड में हो सकता है? वो इन्हीं फील्ड में हो सकता है। लिटरेचर में हो सकता है, ड्रामा में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, आर्टिस्टिक में हो सकता है, सिनेमेटोग्राफिक हो सकता है, फिल्म हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है। इन फील्ड में आपको मिल सकता है। ठीक, इसके बाद हमने बात करी कि सेक्शन 14 में डिफाइन है इसका मीनिंग। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि द वर्क क्रिएटेड बाय द ऑथर कैन नॉट बी यूज्ड और पब्लिश्ड बाय एनीवन विदाउट द ऑथर्स कंसेंट। बिल्कुल सही बात है। ऑथर ने जो, इसने भी जो अपना जो काम है, उसका जो वर्क है, जो उसका कंटेंट है, वो बिना ऑथर की परमिशन के यूज़ नहीं किया जा सकता है। The word author and work need to be understood from the perspective of copyrights. The term author refers to an individual who develops the content. तो author क्या होता है? जो content या आपका जो work होता है वो create करता है या develop करता है। author can be a writer, ये एक writer हो सकता है literary work, या फिर computer programmer हो सकता है, या फिर composer हो सकता है, producer हो सकता है, photographer हो सकता है। समझ गए ना आप? मतलब जिस फील्ड से रिलेटेड होगा हम उसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो ऑब्वियस है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा। मान लीजिए सॉन्ग लिख रहा है तो हम बोल सकते हैं म्यूजिकल वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब या तो ये क्या हो सकता है? म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, या फिर आपका सिंगर हो सकता है। मान लीजिए फोटोज़ वगैरह उससे रिलेटेड, तो ऑब्वियस है फोटोग्राफर हो सकता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई, ये होता है हमारा ऑथर। और वर्क क्या होता है? जो आपके अलग अलग मैंने आपको फील्ड बताई उसमें हो सकता है, जैसे लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। अब ये जितने भी शब्द हैं, जो भी यहाँ पे आपके जो वर्क से रिलेटेड शब्द हैं, ये किस किस सेक्शन में डिफाइन, हम एक एक करके देख लेते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ये हमें कितना टर्म के लिए हमें अपने राइट्स
यूज़ करने का अधिकार देता है। मतलब जो भी आपके कॉपीराइट के अंडर आपको जो राइट्स या अधिकार मिलते हैं वो कितने समय के लिए मिलते हैं, टर्म देख लेते हैं और कौन कौन से ये वर्ड कहाँ पर डिफाइन है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं किस सेक्शन में आपका कौन कौन सा वर्क डिफाइन है। सेक्शन नंबर 2O में आपका लिटरेरी वर्क डिफाइन है, मीनिंग, ठीक है। सेक्शन 2O बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे रिलेटेड एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल एकदम क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है बताइए म्यूजिकल वर्क आपका कॉपीराइट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन है। तो सिंपल सीधा सा आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर सेक्शन 2P। अब इसमें क्या होता है 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, सेक्शन 2P, 2O, 2C, 2F, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। और मुझे मालूम है क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ और एक टेबल के फॉर्म में दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ड्रामेटिक वर्क कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 2H में। म्यूजिकल वर्क सेक्शन नंबर 2P, आर्टिस्टिक वर्क सेक्शन नंबर 2C, सिनेमेटोग्राफ फिल्म या जिसे हम बोल सकते हैं फिल्म सेक्शन 2F में डिफाइन है। साउंड रिकॉर्डिंग कहाँ पर है, 2XX सेक्शन 2XX, यहाँ पर आपका साउंड रिकॉर्डिंग डिफाइन है। कंप्यूटर प्रोग्राम सेक्शन नंबर 2O। अब आप बोलेंगे सेक्शन 2O में लिटरेरी वर्क भी है कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, तो ऐसा नहीं है। लिटरेरी वर्क के अंदर ही कंप्यूटर प्रोग्राम को इंक्लूड कर दिया गया, लिटरेरी वर्क के अंदर ही कंप्यूटर प्रोग्राम को इंक्लूड कर दिया गया है और ये आपका इंक्लूड किया गया था 2012 अमेंडमेंट में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 2012 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, क्योंकि भाई क्या हो रहा था पहले तो आपको पता था इतना ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट वगैरह नहीं था, बट धीरे धीरे चीज़ें डिजिटल होने लगी तो इनको भी समझ में आया कि अब हमको अपने एक्ट को बदलाव करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को इसमें ऐड कर दिया और इसको 2012 अमेंडमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। उन्होंने बोला कि इसको हम इंक्लूड करेंगे लिटरेरी वर्क के अंदर, इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, अलग से कोई सेक्शन वगैरह ऐड नहीं किया, उन्होंने लिटरेरी वर्क के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। मतलब अगर कहीं पर भी लिटरेरी वर्क की बात होगी तो ऑब्वियस है कि उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा, ठीक। तो ये सारे हमारे वर्ड समझ में आ गए किस सेक्शन में कहाँ पर डिफाइन है। अब हम बात करते हैं हमारा किस काम के लिए हमको कितना टर्म का अधिकार मिलेगा। तो लिटरेरी वर्क होगा, ड्रामेटिक होगा, म्यूजिकल होगा, आर्टिस्टिक वर्क होगा 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ये सारे टर्म्स जो हैं अपडेट हो चुके हैं। 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, जो ऑथर है उसकी डेथ से 60 साल के बाद। देखिए दो ही तरह के आपको इसमें टर्म मिलते हैं, या तो डेथ के बाद 60 ईयर्स का मिलता है या फिर जो आपका काम है उसके पब्लिकेशन के बाद 60 ईयर्स का मिलता है। तो देखिए लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क अगर होगा, इन्होंने क्या बोला है, पब्लिश ड्यूरिंग ऑथर्स लाइफ टाइम, मतलब कभी भी पब्लिश करें, ठीक है। इसमें देखिए 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, जब तक वो जिंदा है उन्होंने अगर अपना काम पब्लिश किया तो उनकी डेथ से आपको 60 ईयर्स तक का इसका पूरा का पूरा आपको अधिकार मिलेगा। सेक्शन नंबर 22 में डिफाइन है। कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिनेमेटोग्राफ फिल्म, इसमें आपका पूछा गया है किस सेक्शन में आपका इसका टर्म डिफाइन है, आपको पता ही नहीं है। सेक्शन नंबर 26 में डिफाइन है। साउंड रिकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 27 में डिफाइन है कि 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो एनोनिमस वर्क होगा, स्यूडोनिमस वर्क होगा, तो इसमें देखिए इन्होंने बोला है 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन, जब से पब्लिश होगा तब से 60 ईयर्स तक, और इस सेक्शन नंबर 23 में डिफाइन है दोस्तों। सेक्शन नंबर 24 में पॉस्थुमस वर्क बोला क्या है, पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, अगर ऑथर्स की जो डेथ है उसके बाद पब्लिश होता है आपका काम, तो जब जिस दिन पब्लिश हुआ है उस दिन से लेकर के 60 ईयर्स। ये नहीं कि ऑथर की डेथ से मतलब नहीं है इसमें कि ऑथर की डेथ आज हो जाती है, आप अपना काम पब्लिश कर रहे हैं मान लीजिए 2 साल बाद, तो जब आपका काम पब्लिश हुआ है तो फर्स्ट पब्लिकेशन से 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन सेक्शन 24 में डिफाइन है। सिनेमाटोग्राफ फिल्म 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन सेक्शन 26 में। साउंड रिकॉर्डिंग्स 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन सेक्शन नंबर 27। देखिए टर्म जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत कम पूछता है कि टर्म कितना, क्योंकि वो सबको पता है 60 ईयर्स है फ्रॉम डेथ। बस ये पूछ लेता है, कभी कभी कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है कि डेथ से काउंट होगा या फिर पब्लिकेशन से काउंट होगा, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर लिख दिया कि कहाँ पर सिर्फ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ वो ऐसा होगा जो कि आपका ऑथर की डेथ के बाद से आपका 60 ईयर्स को आपका राइट्स मिलेंगे। सिर्फ यही 4 हैं, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक, बाकी सब में पब्लिकेशन से ही काउंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट वर्क्स अगर है तो 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन सेक्शन नंबर 28 में डिफाइन है, और सेक्शन नंबर 28A में भी यही डिफाइन है, वर्क्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक। 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। वर्क्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 60 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन सेक्शन नंबर 29 में
डिफाइन है। तो आई होप आपको अभी कॉपीराइट का थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा कि अब कॉपीराइट का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मीनिंग कहाँ पर डिफाइन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऑथर हो सकता है, वर्क हो सकता है, ऑथर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, और वर्क कितने तरह का हो सकते हैं, इन वर्क को कहाँ पर डिफाइन किया गया, और जहाँ पर डिफाइन किया गया उससे रिलेटेड जो हमारा वर्क है हमको कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टर्म के लिए हमको अधिकार मिलेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पर डिफाइन है। तो ये हमने देख लिया कि हमारे इन सेक्शन में सेक्शन नंबर 22 से लेकर के सेक्शन नंबर 29 तक इसका टर्म डिफाइन किया गया। टर्म मतलब कि टर्म यानी कि कितने समय के लिए आपको ये राइट्स मिलेंगे वो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 22 से लेकर के सेक्शन नंबर 29। जितने भी टाइप के वर्क हैं वो पूरे हमने यहाँ पे देख लिए, और ये जो वर्क है इनका मीनिंग, इनका डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन है, और वो भी हमने पूरा पूरा देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल कॉपीराइट्स एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़। ये वैसे मैंने अभी आपको दे दिया बट ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग अपना कॉपीराइट वाला ट्रीटीज़ वाला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें टोटल देखिए WIPO जो है टोटल आपका 26 ट्रीटीज़ है, ठीक है, 26 ट्रीटीज़ एडमिनिस्टर करता है, और इसमें इंडिया ने, भारत ने 16 ट्रीटीज़ पर ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, मतलब कि वो इन सबको फॉलो करते हैं। उसमें ये सारी ट्रीटीज़ आ जाती हैं, ट्रीटीज़ बोलिए, एग्रीमेंट्स बोलिए, कन्वेंशन बोलिए, सब एक ही चीज़ है। तो उसमें जो जब हम लोग वाला चैप्टर अपना पढ़ेंगे ट्रीटीज़ वाला, जहाँ पर 26 हमको अलग अलग ट्रीटीज़ या अलग अलग एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, तब हम लोग उसमें ये वाला अपना पार्ट उसी टाइम पर हम लोग कवर करेंगे। अभी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी उसमें कवर करना ही करना है, तो अननेसेसरी हमको इसमें करने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ पर मैं आपको उसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करके ही बताऊँगा। जैसे कॉपीराइट से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटीज़ है तो वो कौन सी ट्रीटीज़ हैं, पेटेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटीज़ है तो कौन सी हैं, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई ट्रीटीज़ या कन्वेंशन कोई हुआ है तो वो कौन सा है, डिज़ाइन से रिलेटेड है तो वो कौन सा है, GI से रिलेटेड कोई ट्रीटीज़ हुई है क्या, या कोई कन्वेंशन या एग्रीमेंट हुआ है तो वो कौन सा है। तो वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपको बाइफरकेट करके एकदम कंपैरिजन करके एक एक जो IP की कैटेगरीज़ हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन और ट्रीटीज़ हैं, जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब वहाँ पर मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी ऐसा जिससे कोई हमारा मतलब नहीं है कोई, बस क्योंकि क्या है कि जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हमको भी कॉपीराइट अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे कन्वेंशंस या कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं। तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे नाम दे दिए, बस आप नाम पढ़ लीजिए। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952। अब देखिए यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर के कंट्री में कोई सिंगर है, अपना उन्होंने गाना गाया, अपना गाना लिखा, तो अब वो अगर मान लीजिए आप यहाँ इंडिया में सुन रहे हैं, इंडिया में उनके गाने सुने जा रहे हैं, तो क्या वो कॉपीराइट के तहत वो लीगली जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है? जी हाँ, वो प्रोटेक्टेड है। और वो किसके थ्रू प्रोटेक्टेड हो जाते हैं? वो हो जाते हैं यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के थ्रू। मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री, मान लीजिए US है, US का कोई सिंगर है, अब इसका मतलब ये है जो भी ये ट्रीटीज़ हैं उसमें जहाँ पर उस सिंगर को कॉपीराइट चाहिए, उस कंट्री को उन सभी ट्रीटीज़ का मेंबर होना चाहिए, मतलब कि उन ट्रीटीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये जितनी ट्रीटीज़ आपके सामने लिखी हुई, भारत ने इन सब पे साइन किए हुए हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो भी इन ट्रीटीज़ के मेंबर हैं उन्होंने साइन किए हुए हैं। तो अगर उन्होंने साइन किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि उस कंट्री का बंदा अगर सिंगर वो सॉन्ग गाता है तो उसका ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाता है दूसरे देश में, जिसने भी जिन कंट्रीज़ में इन ट्रीटीज़ पर जिन कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है। बात आपको क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद रोम कन्वेंशन है, मल्टीलेटरल कन्वेंशन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टीज़ 1979, और उसके बाद ट्रिप्स एग्रीमेंट है 1995। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपना कन्वेंशन और ट्रीटीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। अभी तक के लिए इसको सिर्फ नाम आप पढ़ लीजिए, बाकी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासेज ऑफ कॉपीराइट। अब ये क्लासेज ऑफ कॉपीराइट क्या है? ये जो अभी हम लोगों ने देखा, जो हमारा वर्क होता है कितने तरह का होता है, लिटरेचर होता है, ड्रामेटिक होता है, म्यूजिक होता है, आर्टिस्टिक होता है, सिनेमाटोग्राफ फिल्म होता है, साउंड रिकॉर्डिंग होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं ये। तो बेसिकली क्लासेस ऑफ कॉपीराइट में हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 लिटरेचर। देखिए क्लासेस ऑफ कॉपीराइट लिटरेचर क्या हो सकता है? इसमें बुक्स हो सकता है, आपके एसेज हो सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल हो सकते हैं, ओरल स्पीचेस हो सकती है, लेक्चर्स हो सकते हैं, कंपाइलेशन हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेसेस। ये सब किस में आ जाएगा? लिटरेचर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लिटरेचर में। ड्रामेटिक्स, अब जैसे ये कंपाइलेशन लिखा हुआ, कंपाइलेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका NCERT बुक्स, NCERT टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। ड्रामेटिक्स में आपका क्या आ जाएगा? स्क्रीन प्लेज आ जाएगा, ड्रामाज आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग्स में बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड्स रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम ऑन विच सच रिकॉर्डिंग इज मेड। मैटर नहीं करता है किस पर आपने रिकॉर्ड किया, बस साउंड रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे फोनोग्राम हो सकता है, CD-ROM हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
आर्टिस्टिक। कौन कौन से वर्क आ जाएंगे इसमें? ड्राइंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, मैप आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, फोटोग्राफ आ जाएगा, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर आ जाएगा, एनग्रेविंग्स आ जाएगा और क्राफ्टमैनशिप आ जाएगा। ये सब हम क्या बोलेंगे, ये सब किस तरह के टाइप ऑफ वर्क हैं? ये आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है। फिर म्यूजिकल आ जाएगा, म्यूजिकल नोटेशंस एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड्स और एनी एक्शन इंटेंडेड टू बी संग, स्पोकन और परफॉर्म्ड विद द म्यूजिक। अ म्यूजिकल वर्क नीड नॉट बी रिटन डाउन टू एंजॉय कॉपीराइट प्रोटेक्शन। देखिए इसको कैसे समझाता हूँ आपको, इसको समझिए। म्यूजिकल मतलब बेसिकली मान लीजिए जैसे कोई सिंगर है, सिंगर क्या करेगा, वो सॉन्ग गाएगा, लेकिन उसको सॉन्ग मिलेगा कहाँ से? कोई ना कोई तो उसको लिखेगा, कोई ना कोई सॉन्ग लिखेगा, तो वो लिरिसिस्ट होगा। जो लिरिसिस्ट होगा ये क्या करेगा, सॉन्ग लिखेगा, सॉन्ग का लिरिक्स देगा इनको। कंपोजर होगा, म्यूजिक कंपोज करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें होती, अगर मान लीजिए कोई एक ही पर्सन है जिसने खुद ही लिखा है, खुद ही गा रहा है, खुद ही कंपोज कर रहा है, तो उसको उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग पर्सन को आपके कॉपीराइट के अधिकार दिए जाते हैं। हर अलग अलग पर्सन को अलग अलग कॉपीराइट अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सिनेमेटोग्राफ फिल्म। मतलब बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही तरह के वर्क होते हैं जिन पे हम कॉपीराइट ले सकते हैं। जो भारत में जो इतने ही तरह के वर्क हैं जिन पे हम कॉपीराइट ले सकते हैं, तो वो मैंने पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिफाइन कर दिया। लास्ट में है सिनेमेटोग्राफ फिल्म। सिनेमेटोग्राफ फिल्म इज अ विजुअल रिकॉर्डिंग performed by any medium formed through a process includes a sound recording, for example motion pictures। मतलब बेसिकली सिर्फ सीधे सीधे हिंदी में आसान लैंग्वेज में बात करिए तो फिल्म, मूवीज़, टीवी प्रोग्राम्स, विजुअल रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग्स एटसेट्रा, ये सब किस में आ जाएगा? सिनेमेटोग्राफ फिल्म में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। जो अभी मैंने आपको बताया था कितने तरह के वर्क होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने अब कैटेगरी वाइज बता दिया। पूरा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 6 कैटेगरीज में हमने आपको पूरा का पूरा ये समझा दिया, पूरा पूरा डिफाइन कर दिया कौन कौन सी कैटेगरी है। याद कर लीजिएगा, भारत में इतने ही तरह के जो वर्क हैं, इतनी कैटेगरी के, इतनी ही क्लासेस हैं जिनको आप कॉपीराइट करा सकते हैं। लिटरेचर है, ड्रामेटिक्स है, साउंड रिकॉर्डिंग्स है, आर्टिस्टिक है, म्यूज़िकल है और आपका सिनेमेटोग्राफ फिल्म है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी साउंड रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी साउंड रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब कि जो आपका विजुअल रिकॉर्डिंग है प्लस साउंड रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं साउंड है ही नहीं और मोशन पिक्चर आपका मूवी चल रही साउंड है ही नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इंक्लूड होना चाहिए उसमें, साउंड रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग टोटल ये हमारी 6 कैटेगरीज है जिनको हम बोलते हैं क्लासेस ऑफ कॉपीराइट, जिन पर ही हमको कॉपीराइट अधिकार मिलता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नॉन कॉपीराइट वर्क। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं या जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉपीराइट वर्क? द आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, ओनली द फॉर्म इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड कैन बी कॉपीराइटेड। मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लीजिए आपके मन में एक आइडिया आया कि कोई पोएम, आपके मन में आइडिया आया कि ये पोएम मैं गुनगुना रहे हैं आप, एक पोएम या आप कोई सॉन्ग गुनगुना रहे हैं, आपने उसको कहीं लिखा ही नहीं, मतलब फिजिकल फॉर्म में जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको उसका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। कोई आपने बुक, आपके मन में आया कोई स्टोरी, कोई आइडिया आया, आप उसको जब तक लिखेंगे नहीं, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी फॉर्म में, तब तक आपको उसका जो है कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आपके सिर्फ मन में आइडिया आ रहा है, उसको हम कॉपीराइट नहीं करा सकते, उसका कॉपीराइट नहीं मिल सकता। सिंपल सी लॉजिक से समझने वाली बात है। फैक्ट्स सच एज साइंटिफिक और हिस्टोरिकल डिस्कवरीज आर नॉट कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। इस तरह का कोई फैक्ट्स हो गए या साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह हो गई, इनको भी कॉपीराइट नहीं करा सकते। इसके बाद देखिए, कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट टाइटल्स, नेम्स, स्लोगन्स, शॉर्ट फ्रेजेस, शॉर्ट वर्ड कॉम्बिनेशंस, मेथड्स और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या किसी तरह का टाइटल है, नेम है, स्लोगन है। अब स्लोगन तो आपको पता है ट्रेडमार्क में आ जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ें हम कॉपीराइट नहीं करा सकते। सर्टिफिकेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट बना दिया, कोई भी आपने सर्टिफिकेट बना दिया, तो सर्टिफिकेट को हम थोड़ी कॉपीराइट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए इसका भी कॉपीराइट नहीं होता। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर अ वेबसाइट एज अ होल इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर पार्ट में कराना चाहें तो इसको हम पार्ट में कॉपीराइट करा सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे हमारा वेबसाइट है IPRguru.in, हम अगर चाहें कि इस वेबसाइट को हम कॉपीराइट करा लें तो वेबसाइट का कॉपीराइट नहीं हो सकता। बट वेबसाइट के अंदर हमने जितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वेबसाइट के अंदर हमने जितने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, हमने जितने ब्लॉग पोस्ट अपने लिखे हुए हैं, हमने इसके साथ साथ इसमें जो कंटेंट अपना लिखा हुआ है, जो कंटेंट डाला हुआ है, जो मीडिया हमने डाला हुआ है, हो सकता है वो फोटोग्राफ हमारा हो सकता है, इस तरह के जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ, इसका हम कॉपीराइट करा सकते हैं। बट पूरा वेबसाइट को आप अगर बोलें, जो वेबसाइट का एड्रेस है IPRguru.in, इसको आप क्या कॉपीराइट करा सकते हैं? नहीं करा सकते।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। बहुत सिंपल, बहुत इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज़ हमारे लिए जो एग्जाम में आती है वो होते हैं हमारे चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी डेफिनेशंस वगैरह ये सब तो हर किसी को आता है, ये सब तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग वही चीज़ फोकस करेंगे, ठीक है, और जो प्रैक्टिकली भी जो हमारे लिए यूज़फुल है। अब बात करते हैं राइट्स की। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जब आईपी की कैटेगरी पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि कितने तरह के राइट्स होते हैं। एक तो आपका कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स होता है और दूसरा आपका होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो हमारा आईपी की जो 10 कैटेगरी होती हैं सबको अलग अलग राइट्स में डिफाइन किया गया। अब मान लीजिए जैसे हमारा कॉपीराइट एंड उससे रिलेटेड राइट्स है, उसके अंदर हम लोग आईपी की कैटेगरी है आईपी सॉरी कैटेगरी कॉपीराइट। तो कॉपीराइट एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आता है राइट्स ऑफ कॉपीराइटेड, मतलब जो हमारा जो क्या बोलते हैं क्रिएटर है उसको जो राइट्स दिए जाएंगे वो कौन से राइट्स होते हैं। तो वो डिफाइन है इसमें राइट्स के अंदर, ये डिफाइन है कौन कौन से राइट्स होते हैं। देखिए, एक तो आपका होता है इकोनॉमिक राइट्स और दूसरा आपका होता है मॉरल राइट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक राइट्स जो होते हैं ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करा सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी दूसरे को आप दे सकते हैं। इकोनॉमिक राइट्स जो होते हैं मतलब इकोनॉमी मतलब क्या, पैसे से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक राइट्स, प्रोप्राइटरी राइट्स ये जो होते हैं ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मॉरल राइट्स जो होते हैं कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं, ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मॉरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स में पूछा गया था कौन से राइट्स ऐसे होते हैं जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछे गए थे आपके कौन से राइट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए तो उनको समझ में नहीं आया था कि ऐसा तो कोई राइट्स ही नहीं होते जिनको हम ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। हम तो सारे राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी जो ऑथराइज पर्सन है या जो हमारा लीगली ऑथराइज्ड हमारा पर्सन है हम उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, मॉरल राइट्स जो ऑथर है हमारा उसी के साथ ही रहते हैं, इसको हम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या होते हैं इकोनॉमिक राइट्स, क्या होते हैं मॉरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स मतलब कि सीधी सी बात है जो आपके पैसे या आपका क्या बोलते हैं कमर्शियल चीज़ों से जो रिलेटेड होता है वो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक राइट्स, या आपका व्यावसायिक लाभ जिसमें जुड़ा होता है उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक राइट्स। मॉरल राइट्स मतलब कि मॉरल मतलब कि पर्सनल राइट्स, यानी कि आपका जो नैतिक मूल्य हो सकते हैं या आपकी इज्जत हो सकती है, आपका सम्मान हो सकता है, उससे रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो मॉरल राइट्स होते हैं। तो ऑब्वियस है, सीधी सी बात है, जो ऑथर का या आपका जो इज्जत, आपका जो सम्मान है ये किसी और को थोड़ी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए मॉरल राइट्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया और मोस्टली बच्चे इसको गलत करते हैं। तो मॉरल राइट्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। इकोनॉमिक राइट्स आर एसोसिएटेड विथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सीधी सी बात है, इकोनॉमी की बात हो रही तो उससे रिलेटेड है। मॉरल राइट्स जो हम हमारे होते हैं वो नैतिक होते हैं, नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, हमारा सम्मान के ऊपर आधारित होते हैं, हमारी ऑथर की इज्जत के ऊपर बात आती है, उससे रिलेटेड होते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका राइट ऑफ पैटर्निटी और दूसरा होता है राइट ऑफ इंटेग्रिटी। और ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऑथर के पास रहते हैं। मॉरल राइट्स जो हैं हमेशा ऑथर के पास रहते हैं, ये किसी को ना तो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ना ही इनका किसी को भी आप लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक। अब 2 टाइप के इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया गया था राइट ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब क्या है, मतलब कि लेखक जो हमारा ऑथर है उसके नाम को जो है उसको जो है अधिकार देते हैं। देखिए इसको पढ़िए, इवन इफ द कॉपीराइट हैज़ बीन लाइसेंस टू अनदर पार्टी द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क रिटेन्स द राइट टू क्लेम ऑथरशिप, i.e. the name of the author will remain even though copyrights have been transferred to another party। मतलब राइट ऑफ पैटर्निटी क्या है, ऑथर का जो नाम है वो हमेशा नाम रहेगा, ठीक है। जैसे बुक पे आपने देखा होगा ऑथर का नाम लिखते हैं, कोई भी बुक छपती है, बुक पब्लिश होती है, उसमें क्या रहता है, उसमें ऑथर का नाम ही तो रहता है, ऑथर का नाम रहता है ना उसमें। तो उन्होंने बोला है कि आप भले इसको किसी को ट्रांसफ़र कर दो, किसी दूसरे को आप इसको जो है लाइसेंस दे दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नाम हमेशा उसमें ऑथर का रहेगा, जिसने वो लिखी है उसका नाम हमेशा रहेगा। जैसे कोई आपका सॉन्ग है, सॉन्ग आपने देखा होगा क्या होते हैं आजकल तो मिक्स बनने लगे हैं, उसको डीजे वगैरह उसको कुछ भी चेंज कर देते हैं और बहुत आजकल सब यूज़ हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो ये हमेशा लिख के आएगा कि उस सॉन्ग का जो है सिंगर कौन है, किसने गाया है, वो हमेशा उसी के ही नाम रहेगा। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ पैटर्निटी, इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ पैटर्निटी। अगला देखिए दूसरा टाइप क्या आता है, दूसरा आता है राइट ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, अखंडता। राइट ऑफ इंटेग्रिटी मतलब कि अखंडता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि क्या है, देखिए पढ़िए, द ओरिजिनल ऑथर हैज़ द राइट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द वर्क, अल्टरेशंस, एडिशंस, डिलीशंस इन वर्क रिजल्टिंग इन
इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट वर्क और हार्मिंग द ऑनर एंड रेपुटेशन ऑफ द ऑथर। मतलब मान लीजिए आपने उसके कंटेंट में छेड़खानी करी, कुछ बदलाव किया, कुछ डिलीट किया, कुछ इस तरह का आपने काम किया बिना अनुमति के, जो है आपने बिना परमिशन के, बिना अनुमति के जो है आपने उनके कुछ वर्ड, मान लीजिए उनके कंटेंट से कुछ वर्ड आपने मान लीजिए डिलीट कर दिए, या गलत तरीके से आपने जो है उनका जो है जो भी पब्लिकेशन उसको आपने एडिट कर दिया। मतलब कि ऐसा जो आपने काम किया जिससे जो है ऑथर की प्रतिष्ठा और उनके सम्मान को, जो ऑनर एंड रेपुटेशन को अगर उनको जो है डैमेज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइट ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब समझ गए, मतलब अगर आप राइट ऑफ इंटीग्रिटी मतलब कि ऑथर को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा, उसकी जो क्रिएशन है या जो उसने अपना जो भी उसका काम है उसके साथ गलत आप बदलाव कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि उनके सम्मान या ऑनर को नुकसान हो। इसलिए उनको ये राइट दिया जाता है, राइट ऑफ इंटीग्रिटी। तो दो तरह के ये अधिकार होते हैं, ठीक है। एक तो जो उनका नाम हमेशा नाम रहेगा, दूसरा ये है कि किसी भी तरह का आप बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते। राइट ऑफ इंटीग्रिटी ये है, किसी तरह का, मान लीजिए कोई आपको बुक मिल गई, आपने बोला चलो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके हम भी अपनी बुक लिख लेते हैं। आपने वैसे बुक लिखी या आपने वहाँ से कुछ आइडिया लिया, कुछ कंटेंट लिया, लेकिन उनके एज इट इज़ वर्ड को आपने थोड़ा बहुत छेड़खानी करी, और छेड़खानी करने के बाद आप अपने काम में पब्लिश कर रहे हैं, तो उस ऑथर को ये अधिकार है कि वो आपके ऊपर जो है वो केस कर सकते हैं। और ये अधिकार कहाँ मिलता है, ये अधिकार मिलता है राइट ऑफ इंटेग्रिटी के तहत। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर समझ में आ गया। मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल भी अगर हम समझे तो कैसे समझे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको वो बताया बुक वाला, तो बुक आपने क्या, किसी के भी कंटेंट को बदल करके आप अपना दूसरा गलत मतलब निकाल लो, या आप अपना दूसरा कोई और काम जो है आप अपना पब्लिश कर लो, ठीक है ना, समझ गए ना, डिलीट करके, एडिट करके, ऑल्टर करके, जैसे भी करके, तो इससे जो है उनको नुकसान है। जब उनको नुकसान है तो उनको राइट ऑफ इंटीग्रिटी ये कहता है भैया आप जो चाहे कंपनसेशन इनसे ले सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब ये क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस। कॉपीराइट, अगर कोई आपका कॉपीराइट मतलब कि आपके पास जो कॉपीराइट है कोई उससे छेड़खानी करता है जानबूझकर, तब क्या आपको जो है ऑफेंसेस हैं, क्या क्या जो आप पनिशमेंट हो सकता है, वो हमारा आर्टिकल का जो है क्या बोलते हैं, कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन नंबर 63 में डिफाइन है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिफाइन है। सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, ये आपको क्या कह रहा है, इफ़ एनी पर्सन knowingly infringes the copyright, he qualifies for the criminal offense. The punishment awarded for the infringement is imprisonment for 6 months with the minimum fine of 50,000. In case of second and subsequent conviction, the minimum punishment is imprisonment for 1 year and a fine of 1 लाख। देखिए इसको समझिए, सेक्शन नंबर 63 में डिफाइन है कि अगर कोई आपके कॉपीराइट के साथ छेड़खानी करता है तो कहाँ पर डिफाइन है, सेक्शन नंबर 63 में। क्या बोलते हैं उसमें, बोलते हैं कि 6 मंथ से लेकर के 6 मंथ से और 3 इयर्स तक का आपको जेल हो सकता है। ठीक है, 3 इयर्स तक का आपको जेल हो सकता है। साथ ही साथ आपको 50,000 से लेकर के और 2 लाख तक का आपका फाइन हो सकता है। ठीक, इसके अलावा इसी में सेक्शन 63A में डिफाइन है, अगर वही पर्सन दोबारा से करता है काम, दोबारा से इन्फ्रिंज करता है, आपके कॉपीराइट के साथ छेड़खानी करता है दोबारा से, तो जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है 1 ईयर। मतलब 1 साल तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 ईयर से 3 ईयर है, बट मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पर 66 मंथ्स था, बट यहाँ पर 1 ईयर है। और यहाँ पर जो फाइन की हम बात करें, वो मिनिमम यहाँ पर फाइन 1 लाख है, 1 लाख से और मैक्सिमम आपका 2 लाख तक हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, क्लियर सिंपल, यही कहता है हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक, अब आता है फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सिंपल सा क्या है, फेयर यूज़, फेयर तरीके से यूज़ करने के लिए कब हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये सेक्शन 52 में आर्टिकल जो आपका कॉपीराइट एक्ट 1957 का आपका सेक्शन 52 है, इसमें डिफाइन है कुछ आपके सर्टेन एग्जम्पशंस किसके लिए डिफाइन है, फॉर टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। मतलब कि आप अगर कॉपीराइट के साथ छेड़खानी भी करते हैं, कुछ करते भी, उसको यूज़ में भी लाते हैं किसी का दूसरे का कॉपीराइट वर्क, तो उसको जो है आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि ये फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन है। मतलब कि आप बिना उनकी परमिशन के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका एजुकेशन से रिलेटेड या आपका रिसर्च से रिलेटेड आप कोई चीज़ में यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन है, इससे आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। समझ गए। अब ये कौन कौन से टाइप होते हैं, 4 तरह के टोटल टाइप हैं। सबसे पहली चीज़, द कैरेक्टर ऑफ द यूज़। द कैरेक्टर ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्क इज़ प्योरली एजुकेशनल, नॉन प्रॉफिट एंड पर्सनल। मतलब आप समझ गए, पूरी तरह से एजुकेशनल है, आपका
जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च वर्क हो सकता है, पूरी तरह से एजुकेशनल है, नॉन प्रॉफिट है, मतलब कि कोई आपको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर्सनल है। तो इस उद्देश्य से अगर जो भी काम किया जाएगा तो उसे हम क्या बोले जाएंगे, उसे हम बोले जाएंगे फेयर यूज डॉक्ट्रिन, मतलब कि वो फेयर तरीके से किया गया है। तो फेयर यूज डॉक्ट्रिन की पहली उसमें लैंग्वेज में आ जाएगा आपका ये काम, अगर कुछ इस तरह का काम है तो किस में आ जाएगा, फेयर यूज डॉक्ट्रिन में। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ वर्क, द यूज ऑफ वर्क इज फैक्चुअल इन नेचर एंड नॉट इमेजिनेटिव, मतलब जो है फैक्चुअल है ये, समझ गए आप, कल्पनात्मक या रचनात्मक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि आपका जो फैक्चुअल है, तो फैक्ट के बेसिस पे आकर कर कोई काम करते हैं तो इसको ज़्यादातर क्या बोला जाता है, फेयर यूज डॉक्ट्रिन। इसको कोई आपका कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। अमाउंट ऑफ द पोर्शन टू बी यूज, कुछ पोर्शन अगर हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी जो आपका कोई भी किसी का कोई भी वर्क है उसका हमने एक छोटा सा पार्ट या छोटा सा हिस्सा अगर ले लिया तो वो भी जो है आपका ज़्यादातर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है। वो बेसिकली हम बोल देते हैं इसे भी, ये जो आपका इस तरह से इस उद्देश्य से अगर आपका काम है तो वो भी हम बोल देंगे फेयर यूज डॉक्ट्रिन में ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑन द वैल्यू ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स, मतलब कि वैल्यू पर, मतलब कि जो बाजार का जो मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए समझिए, यदि मान लीजिए कोई ऐसा, इफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क इज कॉपीड एंड इज नॉट अफेक्टिंग द ऑथर्स इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट्स, कोई आपने किसी का स्मॉल पोर्शन निकाल के यूज़ कर लिया लेकिन उसको यूज़ करने से जो ऑथर है उसके इकोनॉमिक और मॉरल राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब उसको नुकसान किसी तरह का नहीं हो रहा है, तो ये भी जो है आपका इन्फ्रिंजमेंट के केस नहीं बनेगा। ये किस चीज़ का हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये भी आपका हमारा फेयर यूज डॉक्ट्रिन हो जाएगा। फेयर यूज डॉक्ट्रिन मतलब फेयर तरीके से किया गया काम है, ठीक है ना, मतलब कि इसमें जो है ऑथर का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, ना तो इसका इकोनॉमिक राइट्स का कोई नुकसान है ना ही उसके मॉरल राइट्स का कोई नुकसान है। अब नीचे हमने एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे इफ़ द कॉपीराइटेड वर्क इज़ यूज फॉर पर्सनल यूज, स्टडीज़ के लिए या रिसर्च के लिए, ये सब क्या है, फेयर यूज डॉक्ट्रिन है। कोटेशन मेंशन्ड इन द कॉपीराइटेड वर्क, कोई आप कोटेशन यूज़ कर लेते हैं तो इसमें भी कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है। रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क बाय टीचर्स और साइंटिफिक रिसर्चर्स, अगर ऐसा कुछ यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए कोई टीचर है या मान लीजिए कोई आपका जो रिसर्चर है, साइंटिफिक रिसर्चर, वो मान लीजिए अपने क्लास में पढ़ाने के लिए कोई आपका कंटेंट यूज़ कर लेते हैं तो उसको भी हम बोलेंगे ये फेयर यूज डॉक्ट्रिन है। इससे कोई आपका वो अपना प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का केस नहीं बनेगा। मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब क्लियर ये है कि जो सेक्शन 52 है, धारा 52 कॉपीराइट एक्ट 1957 की, वो ये बोलती है कि हर यूज़ या हर जो भी आप जो क्या बोलते हैं उपयोग करते हैं, वो हर उपयोग की गई सारी चीज़ें कॉपीराइट का उल्लंघन या इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता। यही डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 52 फेयर यूज डॉक्ट्रिन। आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट ऑफिस क्या होता है, कॉपीराइट बॉडी क्या होता है, कॉपीराइट सोसाइटी क्या होता है, मतलब कि ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर डिफाइन है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती, किस तरह से इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका कॉपीराइट का पूरा फाइलिंग प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने पेटेंट में पढ़ा था। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। कोई भी आपको अगर इस टॉपिक से डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।